नमस्कार, सृजन टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत को मिलने जा रहे हैं वो बहुत ही अनोखी और अद्भुत पर्सनैलिटी है। वो खुद एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है जो इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं जो हम आपको दिखाएंगे, जो नवरात्र, दिवाली, होम डेकोर हर जगह पे उसकी उपयोगिता साबित करती है। नॉट ओनली दैट, ये कम से कम 21 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से बेड में है। इनका नाम है श्रीमती शेफाली जी चौहान। आज हम उनका स्वागत करते हैं। बेड में होने के बावजूद इतनी कला उन्होंने दिखाई है। उनका तो ब्रिटेन में भी एग्जीबिशन हुआ है और हर जगह एग्जीबिशन होता रहता है। इसके पीछे इनके सपोर्टर्स हैं, इनकी स्टाफ में लेडीज़ हैं, इनके हस्बैंड हैं, इनके पेरेंट्स हैं। इनके पेरेंट ने तो इनके रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से बॉम्बे से यहाँ पे शिफ्ट करने का डिसीजन लिया और इनको बहुत सपोर्ट दिया। इनके फ्रेंड सर्कल में भी से उनको बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनके इंस्पिरेशन जो है उनकी कहानी के पीछे, वो सब आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं शेफाली चौहान से। आपका स्वागत है सृजन टॉक्स में। नमस्ते, वेलकम। नमस्ते, थैंक यू सो मच। तो हमारा ये सवाल है कि आपकी पहले तो एक रूटीन नॉर्मल लाइफ थी, जरा उसके बारे में बताइए हमें। पहले हम मुंबई थे। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट एंड स्कूलिंग एंड पूरा एजुकेशन मुंबई में हुआ। हम गोरेगांव में रहते थे। अंधेरे में मेरा स्कूल था जहाँ पापा वाइस प्रिंसिपल थे, मम्मी भी वहाँ ही इंग्लिश में टीचर थे। वहाँ मेरा स्कूलिंग कंप्लीट किया। उसके बाद में सांता क्रूज एसवीटी से मैंने होम साइंस किया। तो होम साइंस के फाइनल ग्रेजुएशन के साल में ही मुझे थोड़ा बहुत पेन शुरू हुआ और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अटैक शुरू हो गया वहाँ से। बाकी सबसे उससे पहले आई वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल। और आधे से ऊपर वहाँ मतलब 22 इयर्स मुंबई में रही, तो आधे से ऊपर मैंने लाइफ ट्रेन में निकाली है, ट्रेन के धक्के खाने में। आप थोड़ा कुछ ऐसे बता सकते हैं कि ये नॉर्मल लोगों को सडनली ये कैसे इफेक्ट करता है? माने कोई प्रिवेंटिव मेजर है या ये प्रेडिक्टेबल भी नहीं है, क्या है? आप कुछ बता सकते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस 100% साइकोसोमेटिक डिजीज, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है कि बहुत मतलब कि स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और हार्ड वर्क, और उसके साथ में डाइट का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस 20 to 40 इयर्स की लेडीज में ही होता है। ओहो। और वो टाइम पे रोमेटोलॉजिस्ट वो इतना कॉमन नहीं था। अभी इजीली मतलब कि अवेलेबल है, बहुत सारे रोमेटोलॉजिस्ट है, लेकिन वो टाइम पे इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। एक्चुअली मैंने फाइनल ईयर में इंटीरियर डिजाइनिंग स्पेशलाइज किया था। तो उसमें क्या होता है, एलिवेशन एंड पर्सपेक्टिव 0.5 के स्केल पे करना पड़ता है, तो इतना माइन्यूट वर्क होता है। तो मैं 3 घंटा 4 घंटा तक करती रहती थी। तो सबसे पहले ये फिंगर मेरा स्वेलिंग आया, पेन आया। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कुछ भी नहीं है, तो पेन किलर दे दिया उन्होंने कि पेन किलर ले लो और कुछ नहीं होगा। उन्होंने मतलब कि फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने वो वार्न भी किया मुझे कि ये इतना मतलब कि भयंकर हो सकता है। वार्न नहीं किया आपको? मेरा बैड लग था कि शुरू में जो डॉक्टर मिले मतलब कि थोड़ा मेरे पे एक्सपेरिमेंट हुआ। ओहो। तो वो टाइम पे पेन किलर ले लेके मैंने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया। फिर एकदम से मेरा बढ़ गया, मतलब कि बोन फीवर आया। इट वॉज फॉर 4 months। 3, 3.5, 4 से वो फीवर नीचे जाता ही नहीं था। और डे बाय डे मैंने महसूस किया ईच एंड एवरी जॉइंट पूरे बॉडी के, आज ये इन्वॉल्व हुआ, आज यहाँ स्वेलिंग आया, यहाँ आया, पूरे बॉडी के। डे बाय डे वो फिर शुरू हो गया मेरा डॉक्टर एंड मेडिसिन, वो चक्कर शुरू हुआ। फिर वो टाइम पे इतना समझ नहीं थी कि जॉइंट में पेन है, तो हम लोग ऑर्थोपेडिक के पास गए। बराबर। ऑर्थोपेडिक
का ये केस नहीं था, उन्होंने भी 8 to 10 months ये केस पकड़ के रखा। एंड ही स्टार्टेड विद 40 mg स्टेरॉइड। और फिर 10 months के बाद उन्होंने बोला दिस इज नॉट माय केस, नाउ यू गो टू रोमेटोलॉजिस्ट। वो टाइम पे सबसे पहले पता चला कि रोमेटोलॉजिस्ट नाम का भी कोई होता है, प्राणी होता है। ओके। और फिर नायर हॉस्पिटल में डॉक्टर राव करके थे, उनके पास गए। उन्होंने बोला न्यूबॉर्न बेबी को भी रोमेटॉइड होता है, तो उनको पूरे दिन में 2 एस्पिरिन देते हैं हम। यू आर एडल्ट नाउ, यू टेक एवरी 2 hours। तो 1500 से कम ज़्यादा का मैंने डेस्प्रिन का डब्बा खत्म किया। ब्रूफेन एंड वावरेन का मुझे कोई लिमिट ही नहीं है, डॉक्टर ने बोला है तो मुझे लेना है। इट वॉज लाइक फॉर मी इट वॉज ब्रह्म वाक्य। राइट। तो डॉक्टर ने जो बोला है वो पूरा सरेंडर है सर। फिर मेरे लिए मुंबई छोड़ के 89 में हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए। अच्छा। तब तक तो ये मेडिसिन का सब कुछ चक्कर चला। 89 में यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ सबसे पहले आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गए। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया मेरे पे, लाइक आई वाज लाइक गिनी पिग। तो वहाँ से भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर गिरीश वैष्णव फिजिशियन, उनकी मैंने दवाई ली। मेथोट्रेक्सिन देते थे, पेन किलर देते थे, डेली मॉर्निंग में फिजियोथेरेपिस्ट आते थे। एट दैट टाइम आई यूज्ड टू वर्क, लेकिन नॉट नॉर्मल, लेकिन अच्छा था। मैं क्लासेस वगैरह शुरू कर दिया था मैंने, पेंटिंग करती थी। वो मेरा खुद का बहुत पैशन था, पेंटिंग। बराबर। मैं 3 घंटा 4 घंटा तक बैठे पेंटिंग करती रहती थी। मतलब मुझे पसंद था कि मैं मेरे खुद के साथ में काम करती रहूं, क्रिएशन कुछ। और वो टाइम पे थोड़ा बहुत तो पेन था। फिर मुझे कोई डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें ये मेडिसिन लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। तो मेरा एकदम से मैं शौक हो गई। फिर मैंने ट्राई किया नेचुरोपैथी। गोत्री पे है वीरा भवानी आश्रम, वहाँ मैं जस्ट मेरी मम्मी के साथ में 10 days के लिए गई थी। लेकिन मुझे 10 days में इतना अच्छा लगा वहाँ का नेचर के बीच में। वहाँ जो ट्रस्टी थे जगदीश भाई करके, उनकी वाइफ थी मंजू मैसी, उनको मैंने बहुत सपोर्ट किया। मम्मी ने घरे मोकली आप, तो मम्मी को मैंने घर पे छोड़ दिया। और फिर मैं नेचुरल कॉमन मतलब जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गई। मेरे लिए उन लोगों ने बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग से स्थापित किए, मतलब कि चेंज किया है। मैं 10 to 11 months में वहाँ रही। तो खाना पीना मुझे समझ में आ गया कि मुझे डाइट में क्या करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन मेरा रोमेटॉइड रूट आउट नहीं हुआ। ओके। और वहाँ खाना पीना थोड़ा ज़्यादा ही स्पाइसी, मतलब कि जिंजर है, हल्दी बहुत है, लहसुन ज्यादा है, मतलब कि वो मुझे गर्म पड़ता था। तो मेरा वहाँ भी फिर वेट लॉस होने लगा। मैं गई तब 45 kg थी, आई तब 32 kg की होके आई। एंड एट दैट टाइम आई वाज, मैं करती आ गई, लेकिन मेरे लिए मुझे वहाँ एलोपैथी मेडिसिन मेरी पूरी बंद हो गई। बराबर। वो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग था। तो हमने सुना है विपश्यना ने आपको बहुत हेल्प की, सिर्फ शारीरिक रूप में नहीं, आपको आपका जीवन साथी भी वहीं से मिल गया। यस, एग्जैक्टली। तो उसकी क्या रोचक कहानी है? 95 में पहले वो नेचुरोपैथी से मैं निकली, वहाँ मुझे विपश्यना के बारे में पता चला। विपश्यना के जो टीचर थे वो यहाँ आते रहते थे वहाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि दिकरा विपश्यना कर आता रो बधो मन नो कचरो छे बधो निकली जसे। तब से मैंने मन में ठान लिया था कि मुझे विपश्यना करनी है। तो मैं 95 को विपश्यना का कोर्स यहाँ लग रहा था, जीवन दर्शन बिल्डिंग फतेहगंज। तब मैंने फिक्स किया कि मैं वहाँ जाऊँगी और रहूँगी। जो लोग विपश्यना को और मुझे पहचानते थे वो लोग ने मन में नक्की किया शिफारी 10 days का कोर्स खत्म नहीं कर पाएंगे, तो इट इज़ टफ। और वो टाइम पे 43-44 डिग्री टेम्परेचर होता था और मेडिटेशन में फैन अलाउड नहीं है। तो भी पहले दिन बहुत तकलीफ हुई मुझे। उन्होंने मुझे बताया मम्मी को बुला लो, लेकिन मम्मी को नहीं बुला सकती थी क्योंकि मेरी 2nd नंबर की सिस्टर को वही टाइम पे बेबी आया था। तो मम्मी की यहाँ घर पे ज़्यादा जरूरत थी। लेकिन विपश्यना के हमारे जो टीचर थे वो टाइम पे सुधीर भाई और माधुरी बहन, उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। एक लड़की को 24 hours मेरे साथ रखा कि वो मुझे पूरा हेल्प करती थी, खाना लाना देना, मुझे ले जाना,
फिर मतलब कि मेरी केयर करती थी वो। तो पहला कोर्स मैंने ख़त्म किया और लास्ट डे मन में इतना स्ट्रॉन्ग हो गई, चलो अभी जैसी लाइफ होगी मैं जी लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उससे पहले क्या होता था, मैं ईच एंड एवरी मोमेंट मुझे एक हैमरिंग होता था कि अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, मुझे ये तकलीफ, दोनों बड़ी सिस्टर ब्लाइंड है, मम्मी पापा की एज होती है धीरे धीरे, और ब्रदर नहीं है, तो क्या होगा क्या होगा, एक सतत हैमरिंग होता रहता था। हाँ, डर। लेकिन विपश्यना के बाद वो ख़त्म हो गया। मैंने अभी जो लाइफ होगी मैं जी लूँगी। वहाँ विपश्यना के वहाँ से मुझे जनक की पहचान हुई। मेरी फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है हमारी, उसके थ्रू। दूसरा कोर्स करने के लिए मुझे धम्मगिरी जाना था, इगतपुरी, जो हमारा इंटरनेशनल सेंटर है, और वो मेरे लिए ड्रीम था कि गुरुजी से मिलना, धम्मगिरी में कोर्स करना। तो वो टाइम पे मेरी फ्रेंड ने मुझे जनक से इंट्रोडक्शन करवाई और उन्होंने वहाँ के लिए मेरा पूरा सेट किया, क्योंकि मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी। मुझे चेयर था, ये चाहिए थी, और व्हील चेयर का एक्सेस चाहिए था, स्टैंडिंग कमोड चाहिए था, तो वो सब उन्होंने वहाँ मेरे लिए अरेंज किया। तो फ्रॉम 95 टू 98 एवरी सैटरडे संडे हम यहाँ एक जगह देवदीप नगर में इकट्ठा होते हैं, जो पुराने साधक है मेडिटेशन के लिए। तो हम लोग रोज जाते थे, आते थे। वही टाइम पे पहली बार जनक ने मुझे देखा था, तो उन्होंने कॉमन फ्रेंड को बोला था कि मैं शिफाली से शादी करूंगा। वो टाइम पे तो मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था। फिर 98 में सोचा था कि 3 साल के बाद मिलेगा तो ही शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। बराबर। उनका भी वही था कि मेडिटेटर होगा तो ही शादी करेंगे। फिर जनक से 98 में हम दोनों ने फिक्स किया कि शादी करनी है, तो हमने 98 में शादी की। फिर वो टाइम पे मैं हरती फिरती थी, घूम फिर सकती थी, और आई यूज्ड टू डू माय ओन वर्क, लेकिन नॉट लाइक नॉर्मल पर्सन। हाँ, बट एटलीस्ट you are not totally bedridden. At that time I used to work. फिर ये अटैक बढ़ता गया, या कोई दवाई ने आपको उसको स्थगित करने के लिए, या स्टेगनेंट या एट बे रखने के लिए, डिले करने के लिए, ऐसी कोई दवाई मिली क्या इस दौरान आपको? नहीं, वो टाइम पे मतलब कि इसकी कोई कंट्रोलिंग ड्रग है, इसके क्योरिंग ड्रग है वही कोई ड्रग है ही नहीं। कंट्रोल मतलब कि पेन कम होता है, और रोमेटिक आर फैक्टर जो बोलते हैं उसको थोड़ा वो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत है। लीवर पे, किडनी पे बहुत साइड इफेक्ट है। तो फिर मैं खाना, मुझे अच्छा नहीं लगता था, वो दवाई लेती थी तो खाना खा नहीं पाती थी। फिर मैंने वो छोड़ दी सब मेडिसिन। फिर मैंने सिर्फ विपश्यना में फोकस किया कि मुझे सिर्फ मेडिटेशन करना है, और वो टाइम पे मेडिटेशन की वजह से मेरा पेन काफ़ी कम हो गया था। काफ़ी कम हो गया था मेडिटेशन, वो पेन एंड स्वेलिंग। तो आपको एक नई एनर्जी रिवाइटलाइज होके मिली थ्रू विपश्यना। तो ये भी एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है कि इतनी कष्ट में विपश्यना ने आपको सबसे ज्यादा हेल्प की। परफेक्टली। अच्छा, अभी आते हैं आपके जो हुनर है उसके ऊपर। बहुत बढ़िया है, हमारे दर्शक को भी हम दिखाएंगे कि इन्होंने कितना बढ़िया काम किया है, कि कोई सोच नहीं सकता कि इस स्थिति में भी इन्होंने इतनी अच्छी कारीगरी हमारे सामने पेश की है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। आप तो पहले से ट्रेन तो थी, पर फिर उसमें इजाफा तो होता गया होगा। तो आपका, मैं आईपैड देख रही हूँ आपकी गोद में, तो आप ऑनलाइन भी बहुत कुछ करते होंगे। यस। तो और ये बिजनेस भी आपका चल रहा है, एग्जीबिशंस भी चल रहे हैं। ये कैसे कंडक्ट कर रहे हो? आपके हस्बैंड की हेल्प के साथ, या किस तरह से हो रहा है? नहीं, मेरे हेल्पर है, एक मेरी केयरटेकर है, वो 10 साल से आती है, शी इज डेफ एंड म्यूट, लेकिन हम दोनों का ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, समझ लेते हैं एक दूसरे को। दूसरी एक लड़की है, 3 साल से आती है, मैं उसको जो बताती हूँ वो एग्जैक्टली वो हिसाब से वो करती है। वो मेरे हैंड एंड लेग है, मैं मेरा ब्रेन यूज करती हूँ। अरे वाह। मैं जो बताती हूँ एग्जैक्टली वो वैसे करके दे देती है मुझे। और मेरे हस्बैंड है, हाँ, बीच में मुझे वो ऐड करना चाहती हूँ कि 2004, 3 और 4 2 साल मेरे पेंटिंग के एग्जीबिशन के लिए हम यूके गए थे। वहाँ मेरे पेंटिंग का एग्जीबिशन था, एंड इट वाज सक्सेसफुल, वेरी गुड। राइट। और वही टाइम पे ब्रिटिश म्यूजियम में जनक को
बहुत बड़ी उन्होंने रंगोली की थी, हाँ, भारतीय रंगावली। अरे वाह, हाँ, 25 फीट बिग, 20 फीट भी, 25 या 25 फीट, यस। और वही टाइम पे साथ में इजिप्शियन बिग बैस था, तो वो टाइम पे मैंने सब बच्चों को हेना टैटू किया था। अच्छा, उसके लिए उन्होंने हमें स्पेशली स्पॉन्सर किया था, अच्छा, ब्रिटिश अच्छा, म्यूजियम। अच्छा, अच्छा, लेकिन वहाँ मुझे खाना पीना एंड वेदर वो सूट नहीं किया, और 2005 में आने के बाद मैं तुरंत बेडरिडन हो गई। अच्छा, अच्छा, और फिर शुरुआत के 4-5 साल बहुत खराब रहे। वो टाइम पे वापस रिलैप्स हुआ था पूरा रोमेटॉइड ऐसा, और पेनफुल काफ़ी था। डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने बोला कि दोनों नी एंड दोनों हिप चारों रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक था। आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फिर मैंने 3-4 साल, इट वॉज अ हॉरिबल नाइटमेयर। किसी का कोई सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियली भी नहीं सपोर्ट था, सिर्फ मम्मी पापा थे जिन्होंने पूरा 5 साल तक सपोर्ट किया। बाकी किसी का सपोर्ट नहीं था वो टाइम पे, फाइनेंशियली नहीं, फिजिकली नहीं, मेंटली नहीं, कोई तरीके से। फिर धीरे धीरे 2009 में मैंने डिसाइड किया कि रोते रोते लाइफ में रोती हूँ तो मम्मी पापा डिस्टर्ब होते हैं, जनक डिस्टर्ब होते हैं, उन लोगों को बहुत दुख होता है। तो मैंने सोचा मुझे नहीं रोना है अभी। वापस मैंने मेडिटेशन पे लग गई। पूरा दिन में जितना होता था उतना मैं ट्राई करती थी कि वो शूट चालू रहे, उसकी जो एक निरंतरता है। बराबर। फिर उसमें से मैं धीरे धीरे बाहर आई, और मैंने फिर सोचा मैं अभी स्माइल करती रहूंगी। मैं स्माइल करती हूँ तो सब स्माइल करते हैं। बराबर। तो फिर तभी से 2012 के बाद एक पूरा चेंज आया मेरे में। और फिर धीरे 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 मैंने खुद का काम शुरू किया। पेंटिंग करती रहती थी थोड़ा थोड़ा। मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ दे देते थे कलर, पानी, और थोड़ा थोड़ा मैं करती रहती थी। लेकिन प्रॉब्लम वो था कि यहाँ पानी रखते थे तो खराब होता था, गिरता था। 15-20 मिनट करते थे, फिर रखना पड़ता था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा कि जिसमें मतलब कि डिपेंडेंसी कम हो। तो फिर मैंने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना शुरू किया, दिया वगैरह शुरू किया। ऐसा कर करके 2014 से मैंने काम शुरू किया वापस। और तब से बस अभी मेरी ये जर्नी है कि अभी मेरे काफ़ी प्रोडक्ट कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाते हैं। और काफ़ी मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका बहुत सपोर्ट मिला है, वेल विशर है, एंड मेरी फ्रेंड्स, बराबर, उनका बहुत सपोर्ट है मुझे। ग्रेट अचीवमेंट। आई मीन हम जैसे मतलब लोग जो है कई बार ख्वाब देखते रहते हैं या ऐसे ही बिना वजह कुछ एक्सक्यूजेस मिल जाती है आगे नहीं बढ़ने की, और आप है कि सबको इतना मोटिवेट कर रहे हैं बेड में रह के, और हमेशा स्माइलिंग फेस रखने का आपने जो इरादा पक्का किया। हम लोग अभी हमारी टीम के साथ आए तो हमने देखा आपका बहुत ही प्यारा सा स्माइल फेस पे आपका निरंतर रहता है। शेफाली जी, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सृजन टॉक्स के प्लेटफॉर्म से आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे दिमाग में है ना हमेशा ये एक अच्छा सा सॉन्ग है, हमेशा घूमता रहता है। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलें सुख जाके कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो वो हमें हमेशा दिमाग में रहता है। और मेरे विपश्यना मेरा सबसे 4 पिलर में से विपश्यना सबसे पहला है पेरेंट्स, मम्मी एंड पापा। राइट। तो अभी सबसे मैं इतना मैसेज देना चाहूंगी, मुसीबत तो आती है, सबकी अलग अलग होती है। मेरी ये है, आपकी कुछ अलग होगी, सेम नहीं होती है, लेकिन उसमें से बाहर निकलने का रास्ता होता ही है, मिलता ही है। और हमें हमारी जात को समेट के पड़ता है। कीप मूविंग। उसके लिए आप कुछ भी करो, मन को स्ट्रांग करो, विपश्यना करो, मेडिटेशन करो, आपको जो पसंद है करो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि विपश्यना ही करो, लेकिन आपको जो पसंद है, लेकिन एक सुपर पावर को भी सरेंडर करना पड़ता है। हमारे ईगो मेल्ट करके उसको सरेंडर करना पड़ता है। बराबर। तो अपने आप रास्ते निकलते जाते हैं, हेल्प मिलती है। अभी भी मतलब कि मेरे घर में 6 कैटेकर मेड आते हैं, उनको मैं पूरे मतलब कि डे बाय डे उनको मुझे मैनेज करना होता है। बराबर। और कभी कभी बहुत स्ट्रेस हो जाता है। बराबर। कि मम्मी की कैटेकर बोलती है कि मैं आज नहीं आऊँगी 3 दिन। बराबर। तो मुझे बहुत टफ होता है वो सिचुएशन
आपके मम्मी का डायपर कौन चेंज करेगा? बराबर। उसके लिए मुझे सब मैनेज मेरे फ़ोन से, मतलब कि मुझे ही मैनेज करना पड़ता है, घर में कोई है ही नहीं बराबर कि ये जिम्मेदारी ले सके। लेकिन है ये लाइफ। अभी उसको मैं प्रॉब्लम के रूप से देखूंगी तो वो मेंटल मुझे स्ट्रेस करेगा, लेकिन दिस इज़ माई लाइफ एंड आई हैव टू, मुझे उसमें से बाहर निकलना है, उसे मुझे हैंडल करना है, सॉल्यूशन निकालना है और निकलता है। तो इसमें से ये कहेंगे, दो यू आर इनकैपेसिटेड, आप में खुदा ने, भगवान ने इतनी कैपेसिटी दी है कि दूसरे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको तो डिपेंडेंट हम बोल ही नहीं सकते आपकी सारी कहानी जानने के बाद। तो आप एक संदेश और दे सकते हैं क्या, कि हर एक की लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और एकदम थके हारे इंसान को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, पर वो किसी तरह अगर मोटिवेट नहीं होता है, उस पल में वो किस तरह से मूव ऑन करे, उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ, हमें कुछ शक्ति मिले, ऐसी कुछ एडवाइस दे सकते हैं? मुझे मैं कभी कभी ऐसा हो जाती है, थोड़ा मैं भी शटर हो जाती हूँ कभी कभी। फिर मैं सब कुछ बंद करके सिर्फ आंखें बंद करती हूँ और अपने आप को, मतलब कि मैं सेल्फ मैसेज कर देना पड़ता है। बराबर, ऑटोथेरेपी। हाँ, कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है, अभी ये जिम्मेदारी तेरी है, मुझे इसमें से बाहर निकाल। तो वीमेन को आप स्पेशली क्या बोलेंगे? क्योंकि यूजुअली हमने देखा है एशियन कंट्रीज़, इंडियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा अगर शोषण होता है तो वीमेन का होता है, और आपकी तरफ से उनको इंस्पिरेशन एक मिले, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं? और आपको तो हस्बैंड भी ऐसे मिले जो आपके लिए कंप्लीटली जैसे टेलर मेड है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कई वाइफ्स होती है जिनको हस्बैंड का सपोर्ट नहीं भी मिलता है, और ऊपर से सपोर्ट ना दे तो ठीक है लेकिन रास्ते में रोड़े भी क्रिएट करते हैं। तो ऐसी विमेन को आप किस तरह से मूव ऑन, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, टफ होती है लाइफ, बहुत टफ होती है, और स्पेशली जब आपके नियर एंड डियर वन के सपोर्ट नहीं होता है तो लाइफ मिजरेबल होती है। बराबर। लेकिन उसमें से बाहर तो हमको खुद को ही समेट के निकलना पड़ेगा। बराबर। हम ऐसा सोचते रहेंगे ऊपर वाला आके हमें हेल्प करेगा, नहीं करेगा। जब तक हम खुद को हेल्प नहीं करेंगे वो नहीं करने वाला है। तो पहला स्टेप तो आपको ही खुद लेना पड़ेगा। ओके, ये है, एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड। उसमें ही वही मैंने आम करे छी डोमेस्टिक वायलेंस है, अब्यूजिंग है, उसको ही रोते रहेंगे, वो ही मल्टीप्लाई करते रहेंगे। हाँ। वो मल्टीप्लाई होते हैं तो दैट इज कर्मा, और वो कर्मा मल्टीप्लाई होते हैं तो वो सिचुएशन में वापस जाते हैं। अच्छा। तो 2012 के बाद मैंने डिसाइड किया मैं अभी नहीं रोऊंगी। हाँ। क्योंकि आई डोंट वांट दैट सिचुएशन अगेन एंड अगेन कि रोना पड़े। बराबर। क्योंकि वो भी एक कर्मा है, बराबर, वो भी मल्टीप्लाई होते हैं। राइट। तो वो मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें डटे रहना है। हाँ, और खुद पे कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच है, उसको कुछ आपको जो पसंद है वो फॉलो करो, लेकिन मन को एक काम करो और स्ट्रॉन्ग करो। मैंने देखा है बहुत सारों का, ये इजी नहीं है, लेकिन करना तो हमें खुद ही है, ऊपर वाला के नहीं करेगा हमारे लिए। ये बहुत अच्छा संदेश शेफाली जी ने आज दिया है कि कुछ भी हो जाए, थक हार के तो बैठना ही नहीं है हमें। इसमें मैं एक छोटा सा निजी 2 सेंटेंस ऐड कर दूं। जब मेरी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि मुझे लगता है कि अब मैं नहीं उठ पाऊंगी, मैं एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिली थी यहाँ बड़ौदा में ही। मैंने उनसे ये बात शेयर की कि तब मैंने अपने आप ऑटोमेटिकली ये नुस्खा ईजाद किया था कि सपोज़ मैं गौरांगी हूँ, मेरा नाम है, तो मैंने अपने आप को 2 में स्प्लिट कर दिया, एक गौरांगी मम्मी, एक गौरांगी बेबी। तो गौरांगी मम्मी गौरांगी बेबी को प्रॉब्लम सुनने के बाद क्या सलाह देती है? अपनी बेटे को हम क्या सलाह देंगे ऐसे में? उसको तो हम मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे और सुनहरे सपने दिखा के उसको शक्तिशाली बनाएंगे और खड़ी करेंगे। तो मम्मियाँ तो ऐसी ही होती, तो मैं खुद बेबी गौरांगी की मम्मी गौरांगी बन जाती हूँ। तो ये मैंने उनको पूछा कि मैं ये करती हूँ, इज़ इट वियर्ड? तो बहुत खुश हो गए, बोले नहीं नहीं, दिस इज़ अ बेस्ट वे। लाइक ऑटोथेरेपी के सबके अपने अपने नज़रिए होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होती है। तो ये तो बेस्ट है कि मम्मी हो क्या आपको बोल रहे हो, तो वो तो बेस्ट सलाह होगी। तो ये भी मैं आज अपॉर्चुनिटी ले ली मैंने दर्शकों को बताने के लिए। अब तो आपके हस्बैंड को हमें मिलना ही पड़ेगा,
जनक जी को, हम उनको मिल सकते हैं थोड़ा? Sure, आपके sure. बारे में उनसे भी पूछेंगे। डेफिनेटली उनकी मैं भी उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। यस प्लीज। उन्होंने डिप्लोमा किया था टेक्सटाइल इंजीनियर में, फिर विपश्यना के लिए उन्होंने अपनी लाइफ डिवोट कर दी थी। इकतपुरी में गुरु जी की सेवा करते थे। ही वॉज देयर फॉर 10 years। सिर्फ गुरु जी के बिना एक भी पैसा लेके 10 years वो सेंटर पे थे, सिर्फ गुरु जी की सेवा करते थे। फिर 92 में वो शिफ्ट वहाँ से निकल के बड़ौदा आए और फिर यहाँ 25 में मेरी पहचान हुई। फिर उसके बाद वो टाइम पे वो जॉब करते थे, फिर मेरे लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी और हम दोनों इसीलिए वो यूके गए थे। उनके फ्रेंड ने बोला कि यूके आओ, अपॉर्चुनिटी देखो कि शिफा इतना अच्छा काम करती है, तो देखो यहाँ आपका कुछ अपॉर्चुनिटी ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं, बिजनेस होता है। इसी के लिए जनक वहाँ गए थे यूके। और फिर उसके बाद में मैं बेरिडन हो गई आके, तो 3-4 साल तो जनक के अलावा कोई मुझे टच भी नहीं कर पाता था, इतना पेन था। तो वो कहीं जा नहीं सकते थे। लेकिन 2009-10 के बाद मेरा पेन ख़त्म हुआ, धीरे धीरे कम हुआ। फिर उन्होंने वापस शुरू किया, तो वहाँ वो यूके में लिंकनशायर में उनको वहाँ की काउंसिल ने एक जगह दी थी समर में डेली वहाँ जाके रंगोली करना। ही इज़ अ गुड इंटरनेशनल रंगोली आर्टिस्ट, जिसको भारतीय रंगावली कहते हैं। संस्कार भारतीय रंगावली खड़े रह के बैंड होके करनी पड़ती है। अच्छा। 5 उंगली से ऐसे बैंड होके करनी पड़ती है। तो उसके लिए उनको एक कॉर्नर में जगह दी थी टूरिस्ट प्लेस पे। सुबह 9 बजे से रात को 5 बजे तक वो वहाँ रंगोली करते थे और फिर शाम को वापस वाइप आउट कर देते थे। ऐसे वो 2009 से 2019 तक 10 साल वो रंगोली के लिए वहाँ गए। और 2019 में कोविड आया, कोरोना आया, तो कोरोना में फिर वहाँ जाना बंद हो गया। और तब तक मतलब कि मेरी बड़ी सिस्टर की डॉटर वो हमारे जन्म से यहाँ ही थी, क्योंकि मैंने बोला सिस्टर ब्लाइंड थी, तो वो सब कुछ नहीं हैंडल कर पाती थी, तो उसकी बेटी हमारे पास थी। और फिर तो जैसे थोड़ी बड़ी हुई तो वो दाहोद गई नहीं, उसको यहाँ ही पसंद था, तो वहीं रही। तो उसने यहाँ मास्टर्स किया सिरामिक में, फाइन आर्ट्स किया। और हाँ, मास्टर्स किया स्कल्पटर। उसके लिए हमने पूरा स्टूडियो ऊपर बनाया था। अच्छा। टेरेस पे उसके लिए पूरा एक क्लीन है, बड़ा सा व्हील है, सब कुछ है ऊपर टेरेस पे। अच्छा। तो जनक हमने सोचा कि ये शादी करके चली जाएगी, तो ये हमने 7 to 8 लाख का जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका क्या। तो जनक वही टाइम पे कोविड के 1 महीने पहले महाराष्ट्र में गए एक सिरामिक आर्टिस्ट के पास। अच्छा। सीखने के लिए। तो उन्होंने वहाँ गए, तो वहाँ लॉकडाउन आ गया, तो 2.5 महीने वहाँ स्टक हो गए वो। ओके। और वो टाइम पे परी की शादी नहीं हुई थी मेरी बेटी की, वो यहाँ थी। तो वो 2.5 महीने के बाद वापस आए, तो सब कुछ उन्होंने सीख लिया। और फिर वो जनक और परी वो दोनों ने साथ में, अभी परी की शादी हो गई है, वो पुणे है, वहाँ से हैंडल करती है। अच्छा। जनक यहाँ से हैंडल करती है। अरे वाह, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपने सोची। अरे वाह, ये तो और जनक को मुझे चाहिए घर में कोई। हाँ। वो पूरा टाइम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तो जनक ऊपर काम है, नीचे काम है, तो हमारा मेरा भी हो जाता है एडजस्ट, उनका वो भी बिजी रहते हैं और ऑक्यूपेशन हो गया उनका। अच्छा, वेरी गुड। मतलब आपकी जोड़ी सही में भगवान ने बनाई है। तो जनक चौहान जी, आप इनसे मिले विपश्यना सेंटर में और आपने इनको आपका पार्टनर बनाने का सोचा और आपको प्यार हुआ इनसे, तो वो जरा कहानी बताइए। एक्चुअली क्या हो गया कि मेरी फ्रेंड जा रही थी विपश्यना मेडिटेशन के लिए, तो बोलता दूसरी एक लड़की है उसको भी आना है। बोला आना है तो ठीक है, लेकिन बाद में कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिक है वहाँ पर। आप गए और नहीं कैंसिल किया, दूसरे का जगह चला जाता है ना। तो फिर हम लोग बैठी, तो बोलते उसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैंने उधर बात किया, तो ट्रेन में देखा तो लाइक यू गॉट अट्रैक्टेड, यू नो, फर्स्ट टाइम। अच्छा। बाद में हम लोग विपश्यना करने गए, फिर आने के बाद हम लोग रेगुलर मेडिटेशन करने जाते थे। एक बार प्रपोज किया, तो फिर शादी के लिए हाँ बोला। फिर पिताजी ने बोला कि उसको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। हाँ। मैं बोला चलो मालूम है डेंजर है। हाँ। तो इतना डेंजर नहीं होता है, अचानक डेंजर एक्सीडेंट हो जाता है, दैट इज मोर शॉकिंग। शादी के बाद अगर होता था, आपकी शादी के बाद होता तो ज्यादा शॉकिंग होता था। ये तो मुझे मालूम है डेंजर है। हाँ। तो उसको कैसे कोप अप करेगा, आई विल फाइंड आउट। तो आपने इनको इंस्पायर किया?
पता नहीं अभी कौन किसको इंस्पायर कर रहा है। उनकी कहानी तो ऐसे बता रही थी कि आपने बहुत उनको मोटिवेट इंस्पायर किया, बहुत सपोर्ट दिया। देन वी गॉट मैरिड एंड शादी कर लिया। शादी में 6 फेरे तो हम लोग ने चल के उसने किया, 7वें फेरे मैंने उसको उठा के कर दिया। अरे वाह, अरे वाह। तो भगवान जो बोलते हैं जोड़ी बनाते हैं ऊपर और से। बाद में देन शी गॉट कंप्लीटेड बेडरिडन 2004। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। यस यस 3 साल हमारे बहुत खराब गए। बताया, कुड नॉट डू एनीथिंग। यस यस कुछ नहीं कर सकते थे। Yeah. कमाई बमाई सब बंद थी। देन अगेन शी वाज ओके। राइट। तो बाद में मैंने उसको उसके लिए तो जॉब छोड़ ही दिया था। क्यों? बताया। क्या हमने क्या सोचा, खाने के लिए कितना चाहिए, बराबर। घर में वो अपना करेगी, मैं उसको लॉजिस्टिक काम मैं करूंगा। बराबर। और मैं भी कुछ ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स ट्यूशन लेता था, कुछ नहीं, बोला वर्स्ट कम टू ट्यूशन चालू कर देंगे। बराबर। आई वाज गुड इन मैथ्स एंड साइंस, तो मैं बोला वो साइड में चालू करेंगे, इनकम कम पड़ी तो। बराबर। देन आई लेफ्ट माय जॉब, वेंट टू यूके, देन शी गॉट बेडरिडन। बाद में मैं रंगोली सीखा। उसको इनवाइट किया था, मुझे नहीं किया था, ब्रिटिश म्यूजियम में। अच्छा। तो फिर देखा तो मैं सोचा कि मैं भी कुछ करता हूँ, तो रंगोली सीखा मैं। और ब्रिटिश म्यूजियम बोला यस यू हैव टू डू रंगोली। तो सब फाइनल हो गया। तो बाद में मालूम पड़ा मुझे तो रंगोली आती ही नहीं है। अच्छा, ब्रिटिश म्यूजियम ने ओके कर दिया और मुझे रंगोली नहीं आती थी। क्या बात है। और फिर प्रॉब्लम हो गया। तो बोलते हैं या तो ना बोलो या तो सीखो। फिर? बोला नहीं, ना नहीं बोलने का, सीखूंगा मैं। देन आई प्रैक्टिस 6 मंथ रिलीजियसली एंड आई डिड माय फर्स्ट कमीशन वर्क इन ब्रिटिश म्यूजियम। क्या और बात। ये फिर पटक गई, इसका बैटरी हाँ। हो गया और मेरा काम शुरू हो गया। हाँ। मतलब बोलते हैं ना, भगवान दरवाजा बंद करता तो खिड़की खोल हाँ, देता है। खोल देता है। तो खिड़की खोल दी। तो हमारे 10 साल फिर मैं आई यूज्ड टू गो टू यूके टू डू रंगोली। 2019 में मैं सिरामिक सीखा, पॉटरी। एंड देन आई वाज इन पॉटरी। और तभी यूके जाने का बंद हो गया क्योंकि कोविड लग गया था। हाँ, तो एक और के मेरा- बाद एक आपका चेंज चालू ही रही कुछ आई ना ऑलवेज कुछ। बिलीव देयर इज सम फोर्सेस व्हिच इज Yes. हेल्पिंग अस। यस यस। अब फिर विपश्यना में धम्म फोर्स बोलो या कुदरत बोलो या भगवान बोलो या कुछ भी बोलो, सो देयर इज सम फोर्सेस व्हिच इज हेल्पिंग Some universal energy is with both of you. विद व्हाटएवर वी हैव। राइट। कुछ बड़े खर्चे नहीं, कुछ ये नहीं वो नहीं। धन्यवाद आपका। वी आर धन्यवाद। हैप्पी। यस, दैट इज और काम मिलते रहते इट इज एपरेंट। या एंड रेगुलर प्रैक्टिस करना वही इम्पोर्टेंट है। बराबर है। धन्यवाद थैंक यू। जनक जी। ये इनके स्टाफ है और ये ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं, लेकिन इन दोनों का ट्यूनिंग 10-12 सालों से इतना बढ़िया है। एंड शी ऑल्सो लर्न साइन लैंग्वेज, सो दे बोथ कैन टॉक विथ ईच अदर। और इनकी पूरी संभाल ये लेती है। और ये जो लड़की है, छोटी सी दिखती है पर लेकिन ये छोटा बड़ा पैकेट धमाका है। बड़ा धमाका है। ये जिस तरह से उनको बताती है कि आर्ट वर्क में कैसे क्या करना है, वो एग्जैक्टली और एक्यूरेटली वो काम करती है जो आप दर्शकों को अभी हम बताएंगे उनके इमेजेस। तो जो काम ये नहीं कर पाते हैं, ये लड़की करके दिखाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका है। और इनका नाम क्या है? इनका सुनीता है। सुनीता है। तो सुनीता जी धन्यवाद। बस आप ऐसे इनकी सेवा करते रहो, खूब खूब आशीर्वाद मिलेंगे दर्शकों के भी। और प्रियंका, तेरा भी बहुत बहुत थैंक्स। मतलब पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी ये कलाकारी हासिल नहीं कर सकते हैं जो तू इनकी सेवा करने के साथ साथ कर रही है। बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।